अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 12 वेव्स एंड साउंड चल रहा है हमारा। और पिछली वीडियो के अंदर हमने रेजोनेंस के टॉपिक को काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कस किया था, काफ़ी डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह और जो हमारे पास वीडियोस वगैरह थी उनकी मदद से उसको समझा था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो वेव मोशन का है। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वेव्स को समझने के लिए, वेव्स की काइंड्स को समझने के लिए। और इस वेव मोशन के अंदर बेसिकली उन्होंने 4 किस्म के एक्सपेरिमेंट हमें दिए हुए हैं। सबसे पहला रिपल्स का एक्सपेरिमेंट है या फिर ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं इसको। दूसरा रोप का है, तीसरा लूज स्प्रिंग का है और सबसे आखिरी जो है वो इंजन विद बॉगीज का है। और ये जो 4 हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट्स हैं या फिर ऑब्जर्वेशंस हैं, इन्हें देने का या इन्हें वहाँ पे डिस्कस करने का मकसद ये है कि आपको टाइप्स ऑफ वेव्स के बारे में समझाया जाए कि हमारे पास जो टाइप्स ऑफ वेव्स होती हैं जैसे ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये दोनों क्या होती हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट हैं ये इन्हीं चीज़ों को जो है वो डिफ़ाइन कर रहे हैं, यानी कि जो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव होती हैं ये दोनों उसकी एग्जांपल्स हैं। ये हमारे पास रिपल्स और जो रोप वाली एग्जांपल है, ये दोनों की दोनों जो है वो ट्रांसवर्स वेव्स की एग्जांपल हैं। या फिर इनके अंदर जो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे वही ट्रांसवर्स वेव होती है बेसिकली। और जो ये हमारे पास लूज स्प्रिंग वाली एग्जांपल है और ये इंजन विद बॉगीज़ वाली एग्जांपल है, ये दोनों की दोनों जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एग्जांपल है। या फिर इन्हें पढ़ने के बाद आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हम कंप्रेशन वेव्स भी बोलते हैं, कंप्रेशन वेव्स भी बोलते हैं। और इन दोनों को समझने के लिए, ट्रांसवर्स वेव्स को और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को अच्छे से समझने के लिए ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, यानी कि ये जो 2 एक्सपेरिमेंट्स हैं इनके अंदर जो भी ऑब्जर्वेशन आप लोग देखोगे वही डेफिनेशन के अंदर आएगी इसकी, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। मतलब बुक में उन्होंने इस तरह से किया है कि ये एक्सपेरिमेंट 4 बताए और फिर बोला कि हमने जो 2 एक्सपेरिमेंट पीछे किए थे रिपल और ये रोप वाला, ये ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल है। या फिर इसके अंदर जो भी चीज़ें हो रही थी वो हमने कैटेगराइज कर दिया कि इस किस्म की जैसी भी वेव्स होंगी वो ट्रांसवर्स वेव कहलाएंगी। और फिर लूज स्प्रिंग और इंजन विद बॉगीज़ वाला एक्सपेरिमेंट किया, उसके अंदर आपको बताया कि भाई ये होता है, ऑब्जर्वेशन जो है वो यही है इसके अंदर। और फिर बोल दिया कि इस तरह की जितनी भी हमारे पास वेव्स होती हैं उन्हें हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या फिर कंप्रेशन वेव्स भी बोलते हैं, या फिर ये इस कैटेगरी के अंदर आएंगी। तो अभी यहाँ पे हम लोग ये जो जितने भी चारों के चारों एग्जांपल्स हैं, चारों के चारों जो एक्सपेरिमेंट हैं, इन्हें सिर्फ समझेंगे यहाँ पे, यानी कि इनकी वर्डिंग्स वगैरह जो है यहाँ पे पूरी की पूरी नहीं लिख रहे क्योंकि बोर्ड के ऊपर इतनी जगह नहीं है कि पूरे का पूरा जो इसकी इन्फॉर्मेशन है, ये जो डाटा उन्होंने दिया हुआ है सारे के सारा यहाँ पे लिखें और साथ साथ समझें। सिर्फ यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे और जो बुक के अंदर लिखा हुआ बेसिकली इसकी जो वर्डिंग है, अगर आपको एग्ज़ाम के लिए तैयार करनी है तो गाइड के अंदर लिखी हुई है, गाइड से मिल जाएगी, या फिर जो नोट्स वगैरह टीचर्स प्रोवाइड करते हैं वहाँ से मिल जाएगी। या फिर अगर ये दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो टेक्स्ट बुक के अंदर भी ये पूरी की पूरी जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जो भी चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई हैं। अगर वर्डिंग चाहिए तो वहाँ से आप लोग ले लेना। हम यहाँ पे जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन्हें समझ रहे हैं कि ये वाले जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने दिए हुए हैं इसके अंदर क्या चीज़ वो ऑब्जर्व करवाना चाह रहे हैं या फिर क्या बताना चाह रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग रिपल्स वाली एग्जांपल से और बारी बारी जो है फिर चारों को डिस्कस कर लेंगे जी। तो ये हमारे पास यहाँ पे रिपल्स इन वाटर वाला एक्सपेरिमेंट है और ये आप लोग घर में खुद भी परफॉर्म कर सकते हो। आपको क्या चीज़ चाहिए कि एक जो है वो टब ले लो जिसके अंदर पानी पड़ा हुआ हो, और क्या करो कि आप एक पेंसिल लो। फ़र्ज़ करो कि ये हमारे पास टॉप व्यू के अंदर वो टब का ऊपर वाला जो है वो सरफेस है, यानी कि ऊपर से हम लोग इसको देख रहे हैं और इसके अंदर पानी पड़ा हुआ है। आप क्या करो कि एक पेंसिल लो और उसको इसके अंदर डिप करो और डिप करने के बाद बाहर निकालो। तो आप ये ऑब्ज़र्व करोगे कि जहाँ पे आपने पेंसिल उस पानी के अंदर डाली थी और बाहर निकाली थी, इस पॉइंट से एक सर्कुलर आपको रिपल्स निकलती हुई नज़र आएगी और वो जो है वो इस तरह से एजिस की तरफ ट्रैवल करेगी, यानी कि एक रिपल निकलेगी और वो इस तरह से जो है वो ट्रैवल करती करती पूरी एंड तक जाएगी।
और अगर आप ये जो अप एंड डाउन का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रखो, यानी कि पेंसिल को इस पानी के अंदर इसी पॉइंट के ऊपर डालो और बाहर निकालो और डालो और बाहर निकालो और कॉन्टीन्यूसली जो है इसके अंदर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करते रहो, तो आपको नंबर ऑफ रिपल्स जो है वो यहाँ से प्रोड्यूस होती हुई और ट्रैवल करती हुई एंड तक दिखेंगी। यानी कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जो है उस पानी की सरफेस के ऊपर बन जाएगा। इस पॉइंट से, जिस पॉइंट से आपने जो है वो पेंसिल अप एंड डाउन कर रहे हो, वेव्स या फिर जो आपके पास रिपल्स हैं ये प्रोड्यूस होंगी और ये ट्रैवल करते 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 जो है वो टुवर्ड्स द एंड या फिर टुवर्ड्स द एजेस तक जो है वो आपके पास जाएंगी। इस पॉइंट से लेकर जिस पॉइंट से आप ये डिस्टर्बेंस या रिपल्स प्रोड्यूस करवा रहे हो, एजेस तक जो है वो आपको इस तरह से मूव करती हुई नज़र आएगी। तो एक ऑब्जर्वेशन इसके अंदर हमने ये देखी अभी कि जो हमारे पास ये रिपल है, या फिर इसे जो है वो हम लोग डिस्टर्बेंस भी बोल सकते हैं, डिस्टर्बेंस मूव्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ क्रिएशन टुवर्ड्स द एजेस। तो क्या हमने ऑब्ज़र्व किया एक बात अभी तक कि जिस पॉइंट से हम लोग क्रिएट कर रहे हैं इस रिपल को या फिर इस डिस्टर्बेंस को, ये मूव करती भी जा रही है टुवर्ड्स द एजेस। दूसरी चीज़ जो इसी एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने हमें करने को बोली है, वो ये करने को बोली है कि आप कोई ऑब्जेक्ट लो, कागज़ वगैरह ले लो या फिर कोई हल्की सी चीज़ लो और उसे इस पानी की सरफेस के ऊपर जो है वो इस तरह से आप रख दो। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लो, कोई ऐसी चीज़ लो कि जिसको इसके ऊपर रख दो और वो इसके ऊपर इस तरह से फ्लोट कर रहा हो या फिर इस तरह से जो है इसके ऊपर पड़ा हुआ हो। अब दोबारा से ये वाला जो प्रोसेस है आप रिपीट करो, यानी कि पेंसिल को अप एंड डाउन करो और ये रिपल्स जो है वो आपको मूव करती हुई नज़र आएंगी। अब आप ये देखोगे कि ये जो आपने ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, कागज़ है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये अप एंड डाउन मूव कर रहा होगा, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, वेव्स के साथ साथ नहीं जा रहा होगा, मतलब किनारों तक नहीं जा रहा होगा। ये आप जो है एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो कि पेंसिल को ऊपर नीचे करो तो ये जो कागज़ है ये बेसिकली ऊपर नीचे जाएगा यूँ, यानी कि ये हमारे पास अगर टब है तो जो कागज़ यहाँ पे आपने रखा है वो यूँ ऊपर नीचे होगा सिर्फ, यानी कि यूँ नहीं जाएगा कि यहाँ से जो है वो रिपल के साथ साथ या वेव के साथ साथ होता हुआ जो है वेज तक चला जाए। इससे क्या चीज़ सीखने को मिली या फिर इससे जो हमें क्या ऑब्जर्वेशन हमने की कि जो हमारे पास वाटर है वो खुद जो है मूव नहीं करता। वाटर itself doesn't move। ये जो वाटर है ये खुद मूव नहीं कर रहा, बल्कि वाटर क्या कर रहा है कि वो अप एंड डाउन मूव कर रहा है। वाटर सिर्फ और सिर्फ अप एंड डाउन मूव कर रहा है और जो डिस्टर्बेंस है, बट डिस्टर्बेंस मूव्स ओनली। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो डिस्टर्बेंस होती है वही मूव कर रही होती है पॉइंट ऑफ क्रिएशन से लेके एजेस तक। इस वाले केस के अंदर कि जिस पॉइंट से आपने डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करवाई है वो उस पॉइंट से मूव करते 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 एजेस तक जाएगी। वाटर के जो अपने मॉलिक्यूल्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ अप एंड डाउन मूव कर रहे होंगे, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। और हम जब उसको देखते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि जो वाटर है वो भी मूव कर रहा है, लेकिन वाटर खुद मूव नहीं कर रहा होता। मतलब वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उस पॉइंट से मूव नहीं कर रहे होते हैं एंड तक, बल्कि सिर्फ वो डिस्टर्बेंस मूव कर रही होती है जो कि हमने वहाँ पे क्रिएट की थी। और वो किस तरह से मूव करती है? वाटर के अप एंड डाउन मूव करने से, यानी कि यहाँ वाला जो पानी होता है वो नीचे जाता है और ये ऊपर जाता है और फिर ये नीचे और ये ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स है या फिर जो वाटर है वो सिर्फ ऊपर नीचे मूव कर रहा होता है, यानी कि वाइब्रेट कर रहा होता है। वो ये वाली जो चीज़ है हम लोग इसकी वाटर की वाइब्रेशन भी बोल सकते हैं कि वाटर सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेट कर रहा होता है और जबकि जो हमारे पास डिस्टर्बेंस है वो ट्रैवल कर रही होती है टुवर्ड्स द एजेस। अगर इस वाली चीज़ को ये हमारे पास फ़र्ज़ करो कि टॉप व्यू है और अगर इसे हम साइड व्यू के अंदर देखें, यानी कि इस टब को उठा के यूँ रख के देखें तो इसका जो हमारे पास एज है, फ़र्ज़ करो कि ये इसका प्लेन एज था। शुरू में हमने जो है वो यहाँ से पेंसिल रखी और पेंसिल को जो है वो अप एंड डाउन हम लोग मूव करवाना स्टार्ट किया हमने ऊपर नीचे।
तो यही वाली चीज़ जो है वो अगर हम लोग यूँ देखेंगे तो हमें कुछ इस तरह से नज़र आएगी, इस तरह से नज़र आएगी कि जो हमारे पास ये डिस्टर्बेंस है वो इस तरह से मूव कर रही है, ये हमारे पास एज है या फिर किनारा है, तो यहाँ से इस तरफ मूव कर रही है हमारे पास डिस्टर्बेंस इस डायरेक्शन के अंदर, और जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो सिर्फ अप एंड डाउन, अप यहाँ पे अप, इसको थोड़ा अगर बड़ा करके बनाएं समझने के लिए तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं वेव्स को कि किस तरह से प्रोड्यूस हो रही हैं। ये हमारे पास प्लेन वाटर था और जब पेंसिल अप एंड डाउन हमने की तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला, और इसके अंदर हमने क्या ऑब्ज़र्व किया कि जो डिस्टर्बेंस थी, जो वेव थी, इसको डिस्टर्बेंस भी बोल सकते हैं या फिर इसे जो है वो हम लोग वेव भी बोल सकते हैं, वो इस डायरेक्शन के अंदर जा रही है। जबकि हमने ये देखा कि जो कागज़ था, फ़र्ज़ करो कि अगर आपने वो यहाँ पे रखा है, कागज़ यहाँ पे रखा है, तो ये सिर्फ ऊपर नीचे होगा, मतलब जब ये नीचे जाएगी और ऊपर आएगी तो ये जो कागज़ है ये सिर्फ ऊपर नीचे होगा इस तरह से, इसके साथ आगे नहीं जाएगा, एंड के ऊपर नहीं जाएगा। तो इससे ये देखने को मिला कि जो हमारे पास वाटर होता है वो सिर्फ और सिर्फ अप एंड डाउन मूव कर रहा होता है, यानी कि वाइब्रेट कर रहा होता है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, और ये कॉन्टीन्यूसली जो है वो यहाँ से इस तरह से वेव जनरेट कर रहा होता है। तो इसके अंदर अगर हम लोग कंक्लूड करें तो कंक्लूजन ये है कि एक बात तो हमने ये देखी कि जो डिस्टर्बेंस है वो मूव कर रही है पॉइंट ऑफ क्रिएशन से टुवर्ड्स द एंड, और जो हमारे पास पार्टिकल्स है या फिर जो वाटर इटसेल्फ है वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर नीचे मूव कर रहा है, अप एंड डाउन मूव कर रहा है, यानी कि वाइब्रेट कर रहा है, वो खुद नहीं ट्रैवल कर रहा एंड्स की तरफ। और यहाँ पे एक चीज़ आपने ये भी याद रखनी है कि जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं मीडियम की, मीडियम ये हमारे पास वाटर है, मीडियम वो चीज़ कि जिससे वेव पास हो रही हो उसे हम लोग मीडियम बोलते हैं। तो ये हमारे पास जिस मीडियम के अंदर या फिर जिस चीज़ के अंदर वेव जो है वो ट्रैवल कर रही है वो हमारे पास वाटर है। तो जो मीडियम के पार्टिकल हैं यानी कि वाटर के पार्टिकल हैं वो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ है, और जो हमारे पास डायरेक्शन है ट्रैवल या फिर प्रोपगेशन की या फिर जिस वे के अंदर वेव ट्रैवल हो रही है उसकी डायरेक्शन इस तरफ है। इन दोनों के दरमियान जो है वो 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब परपेंडिकुलर, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। ये वाली बात आपने याद रखनी है कि इस एग्जाम्पल के अंदर, रिपल वाली एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास जो पार्टिकल हैं मीडियम के यानी कि वाटर के वो अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, और जो वेव है वो इस तरह से मूव कर रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, यानी कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो ये हमारे पास जो है वो पहली एग्जाम्पल थी, पहला एक्सपेरिमेंट था जिससे हमने दो चीज़ें सीखी कि जो वेव है वो टुवर्ड्स द एंड ट्रैवल कर रही होती है, और इसे ही वेव मोशन बोलते हैं। वेव मोशन जो हमारा टॉपिक था कि वेव किस तरह से मूव करती है, एक एक्सपेरिमेंट से हमने देख लिया कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो हमारे पास वेव है वो इस तरह से मूव कर रही है, और बेसिकली हमें ये बात भी पता लगी कि वेव जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक डिस्टर्बेंस होती है, इसके अंदर पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे होते उस मीडियम के, बल्कि सिर्फ यही डिस्टर्बेंस जो है वो मूव करती हुई आगे की तरफ जा रही होती है। तो इससे हमने ये देखा कि जो हमारे पास वेव होती है वो एक डिस्टर्बेंस होती है जो कि ट्रैवल करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर। तो वेव एक डिस्टर्बेंस है, ये बात भी हमने इसके अंदर देखी, और जिस पॉइंट से आप क्रिएट करोगे एंड तक जाएगी ये बात भी देखी, और ये बात देखी कि जो हमारे पास मीडियम होता है इस वाली टाइप के अंदर, इस वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर जो मीडियम के पार्टिकल होते हैं वो सिर्फ वाइब्रेट कर रहे होते हैं अप एंड डाउन, जबकि जो हमारे पास डिस्टर्बेंस है या फिर वेव है वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल कर रही होती है, और इनके दरमियान जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, यानी कि ये जो है परपेंडिकुलर होते हैं आपस में, परपेंडिकुलर। तो ये पहली एग्जांपल थी, और इसे जो आपने जहन में रखना है ताकि ट्रांसवर्स वेव की जब हम लोग डेफिनेशन लिखें तो आपको समझ में आ जाए, हाँ भाई ये वाली जो डेफिनेशन है वो सारी की सारी समझ में आ गई है। मतलब पहले हम लोग इसलिए इतना डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं कि जब ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन लिखें तो हमें पता लग जाए कि भाई हाँ हमें समझ में आ गया सब इन्हीं एग्जांपल्स के ज़रिए से। तो दूसरी एग्जांपल, ये दूसरे एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ते हैं, और वो जो एक्सपेरिमेंट है वो रॉक वाला एक्सपेरिमेंट है।
जी, तो दूसरी जो हमारे पास एग्जांपल है, जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है वो रोप का है, या फिर इसे हम स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं। यानी कि आप स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हो। स्ट्रिंग और रोप बेसिकली दोनों एक ही चीज़ें होती है। तो स्ट्रिंग बोलो या रोप बोलो, एक ही बात है। और इसके अंदर वो लोग हमें क्या बता रहे हैं कि आप एक काफ़ी लंबी सी रस्सी लो, रोप लो, स्ट्रिंग लो, और उसका एक एंड जो है वो फिक्स कर दो। एक एंड जो है वो फिक्स कर दो और दूसरा एंड जो है वो आप अपने हाथ में इस तरह से पकड़ो, और क्या करो कि एक पल्स दो, यहाँ से अप एंड डाउन जो है वो जर्क दो, अचानक से यूँ करके एक जर्क दो। तो क्या होगा कि इस पॉइंट से, पॉइंट ऑफ क्रिएशन से, ये जो डिस्टर्बेंस आपने प्रोड्यूस करवाई है, ये आपको कुछ इस तरह से जो मूव करती हुई नज़र आएगी। इस तरह से यहाँ पे मूव करेगी और करते करते जो है वो एंड तक पहुँच जाएगी। इस केस के अंदर एंड तक जो है वो आपके पास पहुँच जाएगी। यानी कि इस वेव ने पॉइंट ऑफ क्रिएशन से यहाँ से दोबारा से क्या किया कि ट्रैवल किया टुवर्ड्स द एंड। तो ये वाली एग्जांपल आपके बुक के अंदर दी हुई है। और अगर आप कॉन्टिन्यूस करो, ये जो आपकी अप एंड डाउन मोशन है, या फिर इसको कॉन्टिन्यूसली जर्क जो है वो आप दो, पल्स जो है इसके अंदर क्रिएट करो, तो ये जो पल्स है आपको कुछ इस तरह से वेव बनाती हुई जो नज़र आएगी। इसको एक ही इसके अंदर जो है बना लेते हैं। ये जो है आपको वेव बनाती हुई नज़र आएगी इस तरह से कि यहाँ से आप कॉन्टीन्यूसली जो है वो अप एंड डाउन जर्क करवा रहे हो इससे, तो जो वेव है वो कुछ इस तरह से बनेगी। और ये आपको लगेगा कि ये ट्रैवल करती हुई यहाँ से जो है वो यहाँ तक आ रही है। तो ये भी सेम उसी तरह का केस है जैसे अभी हमने पीछे रिपल के अंदर देखा, साइड व्यू के अंदर, कि जो वाटर की सरफेस के ऊपर वेव्स बन रही थी वो भी कुछ इस तरह से थी। ये वाली जो केस है ये भी बिल्कुल उसी तरह का ही है, सिर्फ इसके अंदर जो मीडियम है वो डिफरेंट है। उसके अंदर जो मीडियम था वो वाटर था, और इसके अंदर जो हमारे पास मीडियम है वो हमारे पास रोप है, यानी कि रस्सी है, रस्सी के पार्टिकल है। बाकी सारी की सारी चीज़ें जो है वही हो रही हैं। पहले ऑब्जर्वेशन के अंदर आप ये लिखोगे कि जो ये आपने डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस की यहाँ पे, यानी कि जो पल्स आपने क्रिएट की, लिखो कि डिस्टर्बेंस जो है वो मूव कर रही है। इसको पल्स भी बोल सकते हो कि ये जो पल्स आपने क्रिएट की यहाँ पे, पल्स मूव्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ क्रिएशन, या फिर इसी जगह पे पॉइंट ए लिख दो, यहाँ पे इसको बोल दो कि ये पॉइंट ए है, और इसका मतलब ये है कि पॉइंट ऑफ क्रिएशन फ्रॉम पॉइंट ए टू द एंड, ए टूवर्ड्स द एंड, ये यहाँ पे लिख दो कि टू द एंड। ये हमारे पास एंड है जो कि फिक्स्ड हमारे पास पॉइंट था जिससे हमने इस स्ट्रिंग को या रस्सी को जो बांधा हुआ था। तो पहली ऑब्जर्वेशन सेम उसी तरह की जिस तरह की रिपल्स के अंदर थी। सेकंड ऑब्जर्वेशन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो ये रोप है, ये पूरी की पूरी जो है, मतलब ये वाले जो पार्टिकल है, अगर इसको हम लोग कॉन्टिन्यूसली जर्क देते रहे तो ये वाले जो पार्टिकल हैं ये तो यहीं भी मौजूद रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये मूव करके एंड तक चले जाएंगे, पार्टिकल्स वहीं पे हैं। और अगर आप गौर करो तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो पार्टिकल्स हैं सिर्फ ऊपर और नीचे इस तरह से मूव कर रहे होंगे। ये ऊपर जा रहा होगा, ये नीचे आ रहा होगा, ये ऊपर जा रहा होगा, ये नीचे आ रहा होगा, और फिर दोबारा से जो है वो जब चेंज होगी, मतलब कॉन्टीन्यूसली आप जो है वो जर्क कर रहे होगे, तो ये वाली जो डायरेक्शन है ये भी थोड़ी सी इस तरह से बन जाएगी कि ये वाली चीज़ नीचे आ जाएगी, ये ऊपर आ जाएगी, ये नीचे, ऊपर, और ये नीचे, और ये इस तरह से, ये नीचे आ गई, ये ऊपर चली गई, इस तरह से, ये नीचे आ गई, ये ऊपर चली गई, और मतलब इस तरह से जो है वो कॉन्टीन्यूसली ये वाला जो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है ये अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन जो है मूव कर रहा है, क्योंकि हम यहाँ से जो है वो कॉन्टीन्यूसली जर्क या फिर पल्स जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। ऊपर, ये ऊपर जाएगी तो वो नीचे वाली होगी, फिर नीचे करेंगे, फिर ऊपर करेंगे, फिर नीचे करेंगे, फिर ऊपर करेंगे, तो ये वाला जो साइड है ऊपर, ये नीचे, ये वाला साइड ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इसी तरह से अप एंड डाउन मूव कर रही होगी। और इस तरह की मोशन को हम लोग वाइब्रेशन बोलते हैं कि अगर कोई चीज़ एक ही पॉइंट के अराउंड जो है वो वाइब्रेट करे, टू एंड फ्रो मूव करे, तो ये इस तरह से जो है वाइब्रेट कर रही है। तो यहाँ पे दूसरी ऑब्जर्वेशन के अंदर हम लोग वही लिखेंगे कि जो हमारे पास रोप के पार्टिकल्स हैं वो इटसेल्फ मूव नहीं कर रहे एंड तक, बल्कि सिर्फ और सिर्फ डिस्टर्बेंस जो है वो मूव कर रही है। मतलब जो डिस्टर्बेंस है वो डिस्टर्बेंस को हम लोग वेव भी बोलते हैं, यानी कि वेव जो होती है वो एक डिस्टर्बेंस ही होती है और सिर्फ वही ट्रैवल कर रही है। यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारे पास वेव है
इस पॉइंट से जो है वो इस तरह से ट्रैवल कर रही है, इसे हम लोग डिस्टर्बेंस भी बोलते हैं। तो एक ऑब्जर्वेशन हमने ये देखी कि ओनली डिस्टर्बेंस विल मूव बट particles of rope perform up and down motion। और इस अप एंड डाउन मोशन को हम लोग वाइब्रेशन भी बोलते हैं कि ये जो हमारे पास अप एंड डाउन मोशन कर रहे हैं पार्टिकल्स, ये जो है वो हमारे पास वाइब्रेट कर रहे हैं। वही दो ऑब्जर्वेशन, यानी कि रिपल्स वाले केस के अंदर और हमारे पास रोप वाले केस के अंदर हमने सिमिलैरिटी देखी। दोनों के अंदर जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन आई वो दोनों की दोनों सेम आई। और इसके अंदर भी अगर आप देखो कि जो हमारे पास वेव है वो इस तरह से मूव कर रही है और जो पार्टिकल्स है वो अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं। तो दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। आप ऊपर से देखो या फिर नीचे से देखो आगे वाले पार्टिकल्स की, तो जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। इसका मतलब ये कि जो हमारे पास मीडियम के पार्टिकल्स हैं और जो हमारे पास प्रोपगेशन ऑफ वेव है वो परपेंडिकुलर है। यहाँ लिखो कि पार्टिकल्स एंड जो हमारे पास डिस्टर्बेंस या वेव है आर परपेंडिकुलर। इसका जो सिंबल है वो ये है। तो ये वाली बात भी जो है वो आपने याद रखनी है, जहन में रखनी है कि इन दोनों केसेस के अंदर, इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स के अंदर हमारे पास सिमिलैरिटी पाई गई। और इसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन आई हमारे पास वो पहली ये आई कि जो हमारे पास ये डिस्टर्बेंस है, ये जो वेव है या फिर जो पल्स है, ये पॉइंट ऑफ क्रिएशन से मूव कर रही है एंड की तरफ। और जो दूसरी ऑब्जर्वेशन हमने देखी वो ये देखी कि सिर्फ और सिर्फ डिस्टर्बेंस ही मूव करेगी एंड की तरफ। बकाया जो हमारे पास पार्टिकल है वो अप एंड डाउन मूव कर रहे होंगे, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेट कर रहे होंगे अपनी जगह के ऊपर। और जो एंगल होगा या फिर जो हमारे पास रिलेशन होगा पार्टिकल्स का और प्रोपगेशन ऑफ वेव का, वो परपेंडिकुलर होगा। दोनों आपस में इस तरह से परपेंडिकुलर रहेंगे थ्रू आउट द मोशन। तो ये था हमारे पास सेकंड केस, ये सेकंड एक्सपेरिमेंट। और इसी तरह फिर हमारे पास जो है वो तीसरा और चौथा एक्सपेरिमेंट भी है और वो दोनों के दोनों जो सिमिलर है। तो उन दोनों को भी डिस्कस करते हैं और फिर अपने कंक्लूजन के ऊपर जाएंगे, अपनी टाइप्स के ऊपर जाएंगे कि इन ऑब्जर्वेशन से हमारे पास जो टाइप्स बनी वो कौन कौन सी बनी और वो क्या हैं। तो बढ़ते हैं अपने तीसरे एक्सपेरिमेंट की तरफ, जो कि हमारे पास लूज स्प्रिंग वाला एक्सपेरिमेंट है जी। तो ये हमारे पास तीसरा एक्सपेरिमेंट है और ये लूज स्प्रिंग से रिलेटेड है या फिर लूज स्प्रिंग है। तो बोल रहे हैं कि आप एक लूजली बॉन्डेड स्प्रिंग लें और उसका एक एंड जो है वो आप फिक्स कर दें यहाँ से, और ये जो स्प्रिंग है इसको एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर जो है वो रख दें इस तरह से। इस स्प्रिंग को बेसिकली उन्होंने जो है वो इस तरह से ड्रॉ किया हुआ बुक के अंदर, ताकि जो है वो समझने में आसानी हो। तो हम भी वैसे ही ड्रॉ कर लेते हैं कि ये जो है ये हमारे पास स्प्रिंग है इस तरह का, और इसके अंदर जो डिस्टेंस है वो सेम है, यानी कि इसकी जो हमारे पास वो स्पायरल होती है उसके अंदर जो डिस्टेंस है वो सेम है इस तरह से। ये इस तरह से कॉइल की ही फॉर्म में होगा, लेकिन हम लोग इसको जो है वो समझने के लिए इस तरह से बना रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है वो स्प्रिंग है, इसका एक एंड आपने फिक्स किया हुआ है और ये जो स्प्रिंग है ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर आपने रखा हुआ है। अब बोल रहे हैं कि ये जो हमारे पास स्प्रिंग है, अगर हम लोग क्या करें कि इस फ्री एंड से पकड़ें और पकड़ के थोड़ा सा बाहर की तरफ खींचे और अंदर की तरफ एक जर्क दें इसको, यानी कि यूँ खींचे। तो खींचने से क्या होगा कि यहाँ पे जो है वो हमारे पास स्पेसिस डेवलप हो जाएंगी, यानी कि यहाँ से जो है ये एलोंगेट हो जाएगा या फिर जो है बड़ा हो जाएगा, मतलब खिंच जाएगा यहाँ से। तो अगर इसको खींचें तो स्पेसिस जो है वो बढ़ती जाएंगी इन दोनों के, इन सब के दरमियान। और आप जो है वो अचानक से एक जर्क दें अंदर की तरफ, यानी कि बाहर खींच के अंदर की तरफ जर्क दें, तो आप लोग क्या देखेंगे कि यहाँ से जो है वो कंप्रेशन होना स्टार्ट हो गई है। कंप्रेशन का मतलब कि जो स्पेसिस हैं ये आपस में मिलने लग गई हैं,
यहाँ से आप ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि ये जो जहाँ से आपने स्टार्ट किया है, ये क्या बोलते हैं, जर्क देना, यूँ बाहर खींच के यूँ रिलीज़ करना, तो क्या होगा कि यहाँ से ये वाली सारी की सारी जो है वो आपको एक कंप्रेशन नज़र आएगी, यहाँ से यहाँ तक कंप्रेशन नज़र आएगी। और कंप्रेशन के बाद क्या होगा कि हमने चैप्टर नंबर 10 के अंदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के अंदर पढ़ा था कि जितनी भी इलास्टिक हमारे पास बॉडीज़ होती हैं, जितनी भी इलास्टिक चीज़ें होती हैं, जब भी उनके ऊपर एक्सटर्नल स्ट्रेस या फिर एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाती है तो उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स कंटेन करते हैं। और ये जो इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स है ये उन ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर वापसी लेके आती है। तो चूँकि ये जो हमारे पास स्प्रिंग है ये भी इलास्टिक स्प्रिंग है, यानी कि इसके अंदर भी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी मौजूद है। तो होगा क्या कि इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी का मतलब कि ये अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर आने की कोशिश करेगी, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ओरिजिनल शेप के अंदर आने की कोशिश करेंगे। हुआ क्या कि हमने यहाँ से एक्सटर्नल फोर्स लगाई इसके ऊपर, मतलब बाहर खींचा और अंदर की तरफ एक जर्क दिया, तो ये जो हमारे पास इक्वल डिस्टेंसिंग थी अब इसके अंदर जो है वो कंप्रेशन आ गई है। कंप्रेशन का मतलब कि हमारे पास जो पहले स्पेस थी वो कुछ इस तरह से थी और हमने कंप्रेस कर दिया इसको, यानी कि इसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ कर दिया। कंप्रेस का मतलब कि किसी चीज़ का वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ कर देना, आप फोर्स लगाओ किसी के ऊपर और उसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो जाए। तो क्या हुआ कि यहाँ पे जब फोर्स लगाई गई यूँ खींच के अंदर की तरफ तो इसका जो वॉल्यूम था वो इस तरह से डिक्रीज़ हो गया, यानी कि इसके अंदर कंप्रेशन आ गई। तो यहाँ पे कंप्रेशन आई है यानी कि डिफॉर्मेशन आई है, और डिफॉर्मेशन आने का मतलब ये कि अब जो इसके पार्टिकल्स होंगे, ये वाले जो हमारे पास जिसके अंदर डिफॉर्मेशन आई हुई है, ये अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो स्प्रिंग है हमारे पास ये इलास्टिक स्प्रिंग है। तो जब ये अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर आने की कोशिश करेंगे तो ये जो कंप्रेशन है ये आगे की तरफ मूव होती जाएगी, यानी कि इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स जब यहाँ से जो है वो इक्वल डिस्टेंसिंग दोबारा से लेके आएगी, इनको अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर वापसी लाना चाहेगी। तो क्या होगा कि ये वाला जो हमारे पास कंप्रेशन है, चूँकि हमने एक्सटर्नल फोर्स इस तरह से आगे की तरफ जर्क दिया है, बाहर खींची और अंदर की तरफ जर्क दिया, तो ये जो कंप्रेशन है अब ये आस्ते आस्ते करते करते जो मूव होती जाएगी। और मूव होते होते क्या होगा कि ये इस तरह से आगे आएगी, आगे आ जाएगी, और फिर इस तरह से यहाँ पे जो है वो हमारे पास इक्वल डिस्टेंसिंग यानी कि यहाँ से ख़त्म हो जाएगी और मूव करके आगे आ जाएगी। तो यहाँ से दोबारा से जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर आ जाएंगे। अगर इसकी 2-3 शक्लें बनाएं हम लोग, तो ये हमारे पास जो यहाँ पे डिफॉर्मेशन आई हुई थी अब ये ख़त्म हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगी, और अब जो कंप्रेशन है वो यहाँ चली जाएगी। और फिर हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे दोबारा से इक्वल डिस्टेंसिंग और फिर कंप्रेशन और फिर इक्वल डिस्टेंसिंग और फिर यहाँ पे जो कंप्रेशन, यानी कि ये जो कंप्रेशन हमने यहाँ पे जनरेट की ये इस पॉइंट ऑफ क्रिएशन से मूव करती हुई एंड तक जाएगी। अगर आप एक कंप्रेशन को प्रोड्यूस करवाओगे, फ़र्ज़ करोगे खींचा और छोड़ा, तो ये जो एक कंप्रेशन है ये आगे चलते 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 जो है इस तरह से एंड तक मूव कर जाएगी, एंड तक जो है ट्रैवल कर जाएगी। और अगर कॉन्टीन्यूसली आप इस तरह से मूव करते रहो, यानी कि जर्क जो है प्रोड्यूस करवाते रहो, तो लगातार आपको जो ये कंप्रेशन है और जो ये जगह बढ़ी हुई है, यानी कि ये जो इक्वल डिस्टेंसिंग है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम एलोंगेशन या फिर इसे हम रेयर फ्रैक्शन भी बोलते हैं, रेयर फ्रैक्शन। और इस रेयर फ्रैक्शन को जो है वो एलोंगेशन भी बोलते हैं, यानी कि बढ़ जाना किसी चीज़ का। तो पहले ये वाली चीज़ जो थी ऊपर कंप्रेस हुई थी और यहाँ पे जो अब बढ़ गई है, रेयर फ्रैक्शन आ गया इसके अंदर, यानी कि ये वाली कंप्रेशन आगे मूव हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन आ जाएगा, और फिर यहाँ से ये दोबारा से कंप्रेशन के अंदर मूव होगी आगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेयर फ्रैक्शन। इस तरह से करते 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 जो इस तरह से आगे की तरफ मूव होगी। तो ये कंप्रेशन, और इसको हम कंडेंसेशन भी बोलते हैं, कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन का लफ्ज़ भी कंडेंस हो जाना, यानी कि वॉल्यूम का डिक्रीज़ हो जाना, ये दोनों सेम है, कंडेंसेशन और कंप्रेशन, और या तो फिर रेयर फ्रैक्शन या फिर एलोंगेशन, ये दोनों सेम चीज़ है। तो यहाँ पे दोबारा से हम लोग क्या क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि ये जो हमने डिस्टर्बेंस यहाँ पे क्रिएट की, पहली बात कि जो डिस्टर्बेंस हमने क्रिएट की जो कंप्रेशन की फॉर्म में थी,
इसने क्या किया कि आस्ते आस्ते मूव करते करते एंड की तरफ गई। डिस्टर्बेंस मूव्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ क्रिएशन, पॉइंट ऑफ क्रिएशन से जो है ये ट्रैवल करना स्टार्ट करेगी और मूव करती जाएगी टुवर्ड्स द एंड, एंड तक जो है ये मूव करते करते जाएगी। दूसरी चीज़ जो हमने ऑब्ज़र्व की वो ये की कि ये जो इसके पार्टिकल्स थे स्प्रिंग के, वो मूव करके एंड तक नहीं गए। पार्टिकल्स जो होंगे वो तो यहीं पे मौजूद होंगे, मतलब जो स्प्रिंग के जो हमारे पास शेप्स थी इस तरह से, कॉइल्स थी, वो यहीं पे ही होंगी। सिर्फ डिस्टर्बेंस मूव करते हुए जा रही है, यानी कि वो सिर्फ कंप्रेस हो रही हैं और फिर उनके अंदर जो एलोंगेशन आ रही है, फिर कंप्रेस हो रही है, फिर एलोंगेशन आ रही है, फिर कंप्रेस हो रही है, फिर एलोंगेशन आ रही है। तो क्या हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ये जो डिस्टर्बेंस है ये मूव करती हुई जा रही है, जो पार्टिकल्स है वो अपनी जगह पे ही है। तो यहाँ लिखेंगे कि जो पार्टिकल्स है ऑफ स्प्रिंग डू नॉट मूव्स बट disturbance moves only, कि ये जो डिस्टर्बेंस है सिर्फ और सिर्फ यही मूव कर रही है, पार्टिकल मूव नहीं कर रहे। ये जो दो हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी, ये पिछले वाली एग्जांपल के अंदर, पिछले वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर भी थी और यहाँ पे भी है कि जो हमारे पास डिस्टर्बेंस है वो पॉइंट ऑफ क्रिएशन से एंड तक मूव करते हुए जा रही है और जो पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ डिस्टर्बेंस मूव कर रही है। अगर आप सिर्फ एक कंप्रेशन दोगे तो अगर उसकी हम लोग यहाँ पे एक प्रॉपर सी डायग्राम बनाएं तो फ़र्ज़ करो कि यहाँ पे जो है वो आपने कंप्रेशन देना स्टार्ट किया और बाकी जगहों पे जो है वो इक्वल डिस्टेंस था, बाकी जगहों पे जो था वो अभी इक्वल डिस्टेंस था। यहाँ से आपने कंप्रेशन देना स्टार्ट की, एक कंप्रेशन दी, अब ये कंप्रेशन जो है बारी बारी मूव करेगी। तो इसकी मुख्तलिफ अगर हम लोग शक्लें बनाएं तो ये जो कंप्रेशन है अब क्या होगा कि यहाँ से मूव करते हुए आगे की तरफ आ जाएगी इस तरह, और बाकी जगहों के ऊपर जो है वो आपके पास सेम उसी तरह से होगा। और फिर करते करते ये जो आपके पास डिस्टर्बेंस है वो यहाँ से मूव होती हुई यहाँ आ जाएगी आगे, और बाकी जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर चली जाएगी चीज़, और यहाँ पे जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर पहले से मौजूद है। तो क्या हो रहा है कि जो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डिस्टर्बेंस है वो मूव कर रही है आगे की तरफ। मतलब क्या हो कि आप यहाँ से कंप्रेशन या फिर एक जर्क दो, पल्स दो, तो क्या होगा, आप क्या देखोगे कि ये आगे की तरफ इस तरह से मूव करती हुई जा रही है, यानी कि ये पहले इधर आएगी, फिर इधर आएगी, फिर इधर आएगी। तो हमने 3-4 जो है शक्लों के अंदर इसको बनाया है कि पहले यहाँ आएगी, फिर यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर करते करते जो है एंड तक चली जाएगी। तो ये जो हमने दूसरा वाला पॉइंट लिखा है यहाँ पे कि पार्टिकल्स स्प्रिंग के मूव नहीं कर रहे एंड तक, सिर्फ डिस्टर्बेंस मूव करती भी जा रही है। तो इस केस के अंदर हमने देख भी लिया कि सिर्फ कंप्रेशन जो है वो यहाँ से मूव करती हुई एंड तक जाएगी। अब अगर इसके पार्टिकल्स की बात करें कि इसके पार्टिकल्स किस तरह से मूव कर रहे हैं, तो पार्टिकल्स को अगर हम लोग देखें कि अगर कॉन्टीन्यूस जर्क दें, ये तो सिंगल हमने कंप्रेशन की बात की कि एक ही कंप्रेशन के अंदर जो इस तरह से जा रही है। अगर कॉन्टीन्यूस हम लोग यहाँ पे इस तरह की कंप्रेशन या फिर इस तरह की जो ये डिस्टर्बेंस है ये प्रोड्यूस करवाते रहें, तो इसके पार्टिकल्स किस तरह से मूव करेंगे, कंप्रेस होंगे और फिर एलोंगेट होंगे, कंप्रेस होंगे और एलोंगेट होंगे, कंप्रेस होंगे और फिर रेयरफेक्शन इसके अंदर आएगी, एलोंगेट उसी को बोलते हैं। तो पार्टिकल्स किस तरह से मूव कर रहे हैं, कंप्रेस एलोंगेट, कंप्रेस एलोंगेट, कंप्रेस एलोंगेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इस पॉइंट के ऊपर जो वाइब्रेट कर रहे हैं, यहाँ से एलोंगेट होते हैं और फिर जो है वो कंप्रेस हो जाते हैं, यानी कि इस तरह से जो है वो इनकी मोशन हो रही है इस पॉइंट के दरमियान, टू एंड फ्रो वाइब्रेटरी मोशन, यानी कि वो इस मेन पोजीशन के अराउंड कंप्रेस और एलोंगेट हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे जो थे ये वाले पार्टिकल्स कंप्रेस हुए हैं, इस वाले केस के अंदर देखोगे तो जो पार्टिकल्स वो एलोंगेट हो गए। और अगर पीछे से जो हमारे पास ये डिस्टर्बेंस है, ये फिर ये जो ये कंप्रेशन है ये अगर कॉन्टीन्यूस है तो लगातार कंप्रेस होंगे और एलोंगेट होंगे, कंप्रेस होंगे एलोंगेट होंगे, इस तरह से। तो ये जो है हमारे पास इनकी मोशन है या फिर इन पार्टिकल्स की जो है वो मूवमेंट है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इनकी मूवमेंट बनाएं तो किस तरह से बनेगी कि यहाँ से यूं और फिर यहाँ से जो है वो यूं, यानी कि एक ही पॉइंट के ऊपर इस तरह से अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। यहाँ पे बना दो कि ये मेन पोजीशन है इसकी, तो पार्टिकल्स इस तरह से जा रहे हैं और इस तरह से जा रहे हैं, इस तरह से और इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। और यहाँ पे जो वेव की डायरेक्शन है हमारे पास, वेव की जो डायरेक्शन है
वो इस तरफ है, यानी कि जो कंप्रेशन है वो इस तरह से जा रही है यहाँ से एंड की तरफ। अगर पार्टिकल्स की बात करें तो वो भी इस डायरेक्शन के अंदर या फिर इस डायरेक्शन के अंदर जो है मूव कर रहे हैं, यानी कि ये मेन पोजीशन अगर आप बनाओगे तो इस डायरेक्शन के अंदर यानी कि कंप्रेस होंगे और इस तरह से होंगे, मतलब एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं, यानी कि पैरेलल ही मूव कर रहे हैं, या तो इधर कंप्रेस और एलोंगेट, कंप्रेस और एलोंगेट। तो इसका मतलब इन दोनों के दरमियान जो हमारे पास एंगल हुआ एक ही डायरेक्शन के अंदर हुए, ये इस डायरेक्शन के अंदर होंगे या इस डायरेक्शन के अंदर होंगे, यानी कि कंप्रेशन यूँ होगी और एलोंगेशन जो है वो यूँ होगी। तो इनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा, और 0 डिग्री का मतलब क्या होता है? पैरेलल। 0 डिग्री का जो मतलब होता है हमारे पास वो ये होता है कि पैरेलल है। अब ये वाली जो चीज़ है ये आपने याद रखनी है। इसके अंदर जो हमारे पास वेव की डायरेक्शन है और जो ये डिस्टर्बेंस हमारे पास जो या फिर जो ये पार्टिकल्स हैं इनकी जो डायरेक्शन है वो हमारे पास पैरेलल है। मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं यानी कि जिस तरह से ये मूव कर रहे हैं पार्टिकल्स, और साथ ही साथ जो हमारे पास वेव की डायरेक्शन है, डिस्टर्बेंस की डायरेक्शन है, वो दोनों सेम है। जबकि दूसरे वाले केस के अंदर क्या था? परपेंडिकुलर था। उस वाले केस के अंदर हमारे पास परपेंडिकुलरली मूव कर रही थी चीज़ें। अगर यहाँ पे हम बनाएं तो इस वाले केस के अंदर वेव जो है वो इस तरह से मूव कर रही थी, जबकि पार्टिकल्स इस तरह से मूव कर रहे थे, यानी कि परपेंडिकुलर था रिलेशन। और यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो भी इस डायरेक्शन के अंदर इस तरह से मूव कर रहे हैं, और जो वेव है वो भी इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, तो जो रिलेशन है वो पैरेलल है। इसको इस तरह से बनाते हैं पैरेलल, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, आपस में पैरेलल है। तो ये एक एग्जांपल है हमारे पास जो दूसरी टाइप ऑफ वेव है बेसिकली, उसके अंदर हम लोग इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे। बस इसके अंदर जो चीज़ें हमारे पास वो ये हैं कि कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन, जबकि जो दूसरी पहले वाली हमने टाइप पढ़ी उसके अंदर जो हमारे पास चीज़ें होती हैं वो क्रस्ट और ट्रफ होता है। वो शायद वहाँ पे हम लोग डिस्कस करना भूल गए, बल्कि आपको पहले से पता है, यानी कि पहले हमने डिस्कस की भी थी वाली बात कि उस वाले केस के अंदर जो चीज़ें बनती हैं ये वाली, इसे हम लोग क्रस्ट, ऊपर वाली चीज़ को क्रस्ट और नीचे वाली चीज़ को जो है वो ट्रफ बोलते हैं, क्रस्ट और ट्रफ। जबकि इसके अंदर क्या होता है? कंप्रेशन, जहाँ पे जो चीज़ कंप्रेस हुई है, और रेयरफ्रैक्शन, जहाँ पे जो चीज़ एलोंगेट हो गई है। तो बस ये थोड़ा सा जो है उनके दरमियान डिफरेंस है कि ये वाली चीज़ परपेंडिकुलर, मीडियम के पार्टिकल और वेव की प्रोपगेशन, इस वाले के अंदर पैरेलल, और बाकी सी चीज़ें जो है वो सारी वही है, सेम है। तो आखिरी एक्सपेरिमेंट रह गया हमारे पास जो कि इंजन और बोगी वाला है, और वो भी कुछ इसी तरह का ही है, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं और फिर बढ़ते हैं हम लोग टाइप्स के ऊपर और देखते हैं कि वो टाइप जो है हमें किस तरह से समझाएंगे। जी, तो ये हमारे पास चौथा एक्सपेरिमेंट है या फिर चौथी एग्जांपल या फिर ऑब्जर्वेशन है जिसके ज़रिए से हम समझेंगे हमारी दूसरी टाइप ऑफ वेव को। तो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ये पिछले वाले एक्सपेरिमेंट से मिलता जुलता है, यानी कि 2 एग्जांपल जो है शुरू की सेम थी, और ये वाली और पिछली वाली जो एग्जांपल थी यानी कि तीसरी और चौथी ये सेम है। अब इसके अंदर बोल रहे हैं कि फ़र्ज़ करो कि यहाँ पे आपके पास जो है ट्रेन का इंजन लगा हुआ है ई, और यहाँ पे मौजूद है आपके पास बॉगी 1, यहाँ पे मौजूद है बॉगी 2 और यहाँ पे मौजूद है बॉगी 3, और ये बफर स्प्रिंग से आपस में कनेक्टेड है। ये हमारे पास बफर स्प्रिंग इसके साथ, ये बफर स्प्रिंग इसके साथ, और ये बफर स्प्रिंग इसके साथ। अब बोल रहे हैं कि फ़र्ज़ करो कि जो हमारे पास इंजन है, अगर ये थोड़ा सा डिस्टेंस आगे मूव करके स्टॉप हो जाए, थोड़ा सा डिस्टेंस आगे की तरफ मूव हो और स्टॉप हो जाए, यानी कि ये यहाँ पे अगर पल्स क्रिएट करे, मतलब यहाँ तक आके स्टॉप हो जाए, थोड़ा सा चल के जो है वो स्टॉप हो जाए, तो क्या होगा? यहाँ पे जो हमारे पास स्प्रिंग है वो तो सेम एज इट इज़, ये वाला जो स्प्रिंग है ये एलोंगेट हो जाएगा। इसके अंदर जो हमारे पास स्प्रिंग है ये एलोंगेट हो जाएगा इस तरह से, ये 1, ये 2, ये 3। तो इंजन ने क्या किया कि थोड़ा सा चला और ब्रेक मार दिया, अचानक से यहाँ पे रुक गया। तो क्या हुआ कि ये वाला जो हमारे पास स्प्रिंग है ये एलोंगेट हो गया। एलोंगेट का मतलब कि यहाँ पे जो रेयर फ्रैक्शन आ गई, रेयर फ्रैक्शन, तो यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन आ गई। अब क्या होगा कि ये जो हमारे पास स्प्रिंग है, क्योंकि इसके अंदर डिफॉर्मेशन आई है, इसकी जो शेप है चेंज हो गई है, इसको हमने खींच दिया है, स्प्रिंग को खींच दिया है,
स्प्रिंग को खींचने से क्या होता है, स्प्रिंग एक इलास्टिक बॉडी है और इसके ऊपर अगर एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तो ये अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर आने की कोशिश करेगा। अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर आने की कोशिश करने का मतलब क्या है कि ये जिस ओरिजिनल शेप के अंदर था इस तरह से, ये चाहेगा कि ये इसी तरह से हो जाए दोबारा से। तो क्या करेगा कि ये एक फोर्स लगाएगा हमारे पास बोगी 1 के ऊपर और बोगी 1 को अपनी तरफ खींचेगा। तो क्या होगा कि ये हमारे पास 3, ये हमारे पास 2 और जो 1 है वो इस तरफ आ जाएगा, यानी कि यहाँ तक आ जाएगा, 1 यहाँ तक आ जाएगा और जो इंजन है वो हमारे पास यहाँ तक होगा। और ये जो हमारे पास अब स्प्रिंग है ये कंप्रेस हो जाएगा और यहाँ पे ये वाला जो स्प्रिंग है ये एलोंगेट हो जाएगा और ये अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर ही मौजूद है। तो क्या हुआ कि रेयर फ्रैक्शन अब वहाँ से ख़त्म होके यहाँ पे आ गई रेयर फ्रैक्शन, और यहाँ पे जो हमारे पास कंप्रेशन आ गई, ये चीज़ जो है कंप्रेस हो गई, यहाँ पे कंप्रेशन आ गई। तो क्या हुआ था कि इंजन ने थोड़ा सा आगे की तरफ मूव किया और रुक गया, तो ये वाला स्प्रिंग जो है वो एलोंगेट हो गया और इसने एक फोर्स के साथ इस बोगी 1 को अपनी तरफ खींचा। तो बोगी 1 आगे की तरफ आई और चूँकि इसके पास इनर्शिया था तो क्या हुआ कि ये जो है वो काफ़ी आगे तक चली गई। मतलब इस स्प्रिंग, जैसे कि हमने स्प्रिंग की एग्जांपल सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर देखी थी कि अगर यहाँ पे हमारे तो स्प्रिंग लगाओ और ये जो है वो मास हो, इसको हम लोग एक्सटेंड करके यहाँ तक ले आए और फिर छोड़ दें तो ये वापसी आके यहाँ पे रुकेगा नहीं। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा था कि स्प्रिंग एलोंगेट हो रहा था और अगर इसको छोड़ेंगे तो ये यहाँ पे आके ओरिजिनल शेप के अंदर आके जो है वो रुकेगा नहीं इनर्शिया की वजह से, बल्कि क्या होगा कि पीछे तक चला जाएगा यहाँ तक और इस स्प्रिंग को जो है वो कंप्रेस कर देगा। तो यहाँ पे भी वही केस हो रहा है कि इंजन ने थोड़ा सा चला और यहाँ पे आया, एक एलोंगेशन आई इसके अंदर, एक रेयर फ्रैक्शन आई, इसकी वजह से बोगी 1 जो है वो खींचती हुई चली गई इंजन 1 की तरफ और इनर्शिया की वजह से जो है वो और आगे की तरफ चली गई, यानी कि इसको कंप्रेस कर दिया इस स्प्रिंग को। और यहाँ पे जो हमारे पास रेयर फ्रैक्शन आ गई। अब दोबारा से यही वाला जो केस है ये बढ़ता जाएगा कि ये जो स्प्रिंग एलोंगेट हुआ है और ये जो हमारे पास स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है, ये क्या करेगा कि इसको पीछे की तरफ और ये वाला जो बॉगी है ये आगे की तरफ जाएगा। ये जो एलोंगेट हुआ है ये बॉगी 2 को अपनी तरफ खींचेगा और ये जो स्प्रिंग कंप्रेस हो गया ये इसको पीछे की तरफ खींचेगा, क्योंकि F का kx होता है, यानी कि जो फोर्स लगती है वो उल्टी डायरेक्शन के अंदर लगती है इस तरफ। तो फोर्स यानी कि बॉडी इस तरफ आई है तो इसके ऊपर फोर्स इस तरफ लगेगी, यानी कि अब इस तरफ जाएगी, तो ये वाली बॉगी इसकी तरफ जाएगी। तो क्या होगा कि हमारे पास 3 से 2 वाला जो है वो इस पोजीशन के ऊपर आ जाएगी, हमारे पास जो ये बॉगी 2 है और जो बॉगी 1 है वो कुछ इस तरह से आ जाएगी यहाँ पे, और ये जो ई है ये अपनी जगह पे इस तरह से जो है मौजूद होगा। तो ये वाला जो हमारे पास स्प्रिंग है ये एलोंगेट हो जाएगा, यहाँ पे जो है वो कंप्रेशन आ जाएगी और यहाँ पे जो है वो दोबारा से हमारे पास ये अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर वापस चला जाएगा। तो ये अब कंप्रेशन आ गई यहाँ पे और यहाँ पे जो है वो हमारे पास एलोंगेशन आ गई, या फिर इसे रेयर फ्रैक्शन भी बोलते हैं। और यहाँ पे हमने दोबारा से क्या देखा कि जो ये डिस्टर्बेंस इसने प्रोड्यूस की थी बॉगी ई ने, वो ट्रैवल करते करते एंड के ऊपर गई, यानी कि आगे भी यही होगा कि ये बॉगी इस तरफ जाएगी और दोबारा पीछे की तरफ आएगी। मतलब ये 2 इसको खींचेगा, ये आगे की तरफ जाएगी, ये कंप्रेस होगा और दोबारा अपनी पीछे की तरफ इसको खींचेगी और सारी की सारी अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर वापसी आ जाएंगी। लेकिन जो डिस्टर्बेंस इसने प्रोड्यूस की थी वो किस तरह से यहाँ पे मूव हुई कि ये यहाँ पे गया, और जो डिस्टर्बेंस है वो रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन की फॉर्म के अंदर इस तरह से जो ट्रैवल हुई। इसके अंदर भी जो ऑब्जर्वेशन है वो वही है कि जो डिस्टर्बेंस थी वो हमारे पास मूव हुई, यानी कि जो वेव थी वो मूव हुई जहाँ से ये बनी थी टुवर्ड्स द एंड। डिस्टर्बेंस मूव्स टुवर्ड्स द एंड। और यहाँ पे दोबारा से अगर हम लोग चीज़ देखें तो जो डिस्टर्बेंस है वो इस डायरेक्शन के अंदर मूव हुई है, और ये जो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन है ये भी इसी डायरेक्शन के अंदर जो मूव हुई है, यानी कि यहाँ से ट्रैवल करती करती जो यहाँ पे आई है। तो इनके दरमियान भी जो एंगल है वो 0 है, यानी कि ये दोनों पैरेलल है। यानी कि डिस्टर्बेंस यानी कि वेव, इसको वेव लिख दो, प्रोपगेशन ऑफ वेव, और साथ ही साथ जो हमारे पास ये कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन थे, यानी कि जो पार्टिकल्स थे
पार्टिकल्स वो भी किस तरह से मूव हुए हैं एक ही डायरेक्शन के अंदर, इस तरह से। तो लिखेंगे कि पार्टिकल्स और साथ ही साथ जो हमारे पास वेव है, जो मोशन है, वेव मोशन यानी कि वेव की जो मोशन है वो दोनों की दोनों जो है वो पैरेलल है, आर पैरेलल। तो हमारे पास जो पिछले वाला केस था, पिछले वाला एक्सपेरिमेंट था और ये वाला एक्सपेरिमेंट था, ये दोनों के दोनों सेम थे। और साथ ही साथ जो हमारे पास पहली वाली एग्जांपल, पहले वाला एक्सपेरिमेंट और दूसरे वाला एक्सपेरिमेंट था, वो दोनों के दोनों जो थे वो सेम थे। और अब हम लोग इस काबिल हो गए कि हम टाइप्स ऑफ वेव्स जो है वो डिस्कस करें। तो टाइप्स ऑफ वेव्स के ऊपर जाते हैं और वो जो टाइप्स या फिर वो जो काइंड्स इन्होंने बनाई है वो इन्हीं ऑब्जर्वेशन को देखते हुए बनाए हैं। हमारे पास हमने डिफरेंट स्टडी की और डिफरेंट स्टडी के अंदर हमने ये देखा कि जो पहली दो काइंड्स थी वो सेम थी और ये वाली जो दो काइंड्स थी ये सेम थी। तो हमने इसीलिए वेव्स को जो वो डिवाइड कर दिया, वेव्स को जो है वो पार्ट्स के अंदर तोड़ दिया, टाइप्स के अंदर तोड़ दिया कि इस तरह की जितनी भी वेव्स होंगी जिसके अंदर पार्टिकल्स जो है वो परपेंडिकुलर होंगे, वो हम लोग जब वेव पढ़ेंगे तो इसकी टाइप्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर देख लेंगे। तो बढ़ते हैं टाइप्स की तरफ। और टाइप्स के अंदर सबसे पहली जो हमारे पास टाइप है वो ट्रांसवर्स वेव है, तो उसको डिस्कस करते हैं कि वो क्या है। जी, तो ये हमारे पास वो दो टाइप्स हैं जिनको हमने शुरू में देखा था और ये बताया था कि जब हम ये 4 के 4 एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर लेंगे, इनको पढ़ लेंगे, तो ये खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे। और अगर इसकी जो वर्डिंग है वो आप लोग पढ़ो तो वाकई खुद ही समझ में आ जाएंगे। मतलब जितने हमने एक्सपेरिमेंट किए उन्हीं को कंक्लूड करके, उन्हीं को जो है वो यूज़ करके इन्होंने इन टाइप्स को जो वो बनाया है, इन टाइप्स को जो है वो वजूद में लेके आए। तो ट्रांसवर्स वेव कौन सी टाइप है वेव की कि जिसके अंदर हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के वो परफॉर्म करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन और ट्रेवल करते हैं इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव। वही जो एग्जांपल हमने शुरू के अंदर ली कि जो हमारे पास इस तरह की रिपल्स वाली एग्जांपल या फिर रोप वाली एग्जांपल थी, इसके अंदर जो पार्टिकल्स थे वो क्या चीज़ परफॉर्म कर रहे थे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये इनकी मेन पोजीशन है, ये वाली जो है इनकी मेन पोजीशन है और ये जो पार्टिकल्स हैं इनके गिर टू एंड फ्रो मूव कर रहे हैं, ये इसकी वाइब्रेशन कहलाती है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे हैं और इसके अलावा जो इनकी डायरेक्शन है वो प्रोपगेशन ऑफ वेव के साथ परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। यानी कि जो वेव है वो इस डायरेक्शन के अंदर जा रही है यूँ, और जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं वो परपेंडिकुलरली मूव कर रहे हैं अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो ये चीज़ हमने काफ़ी डिटेल के अंदर एग्जांपल्स के अंदर या एक्सपेरिमेंट्स के अंदर डिस्कस कर ली है। दे कंसिस्ट ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ्स, ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि ये जो हमारे पास टाइप होती है ट्रांसवर्स वेव, ये क्रस्ट जो कि ऊपर वाला पार्ट होता है वो ट्रफ से मिलकर बनी हुई होती है। तो इस केस की या फिर इस टाइप की जितनी भी वेव्स होंगी हमारे पास कि जिसके अंदर पार्टिकल्स मीडियम के परपेंडिकुलर हो प्रोपोगेशन ऑफ वेव के और वो क्रस्ट और ट्रफ से मिलकर बनी हुई हो और जो पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे हो, तो वो जो टाइप है वो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर आएगी। और इसकी जो एग्जांपल है वो हमारे पास लाइट वेव है। जो भी लाइट हम लोग देखते हैं, जितनी भी किस्म की लाइट है वो सारी की सारी ट्रांसवर्स वेव की टाइप्स के अंदर आती हैं, क्योंकि वो इसी तरह से जो ट्रैवल कर रही होती हैं, फिर उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यही होती हैं। माइक्रोवेव्स है, रेडियो वेव्स है, ये सारी की सारी जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास ट्रांसवर्स वेव की आती हैं। तो जैसे कि शुरू के अंदर हमने इस चैप्टर के बताया था कि जो विजिबल वेव्स हैं इन्हीं को स्टडी करते हुए हम लोग इनविजिबल वेव्स को भी समझेंगे। यानी कि विजिबल वेव्स की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और कंपेयर करवाएंगे कि जो इनविजिबल वेव्स होती हैं वो भी इस तरह की होती हैं, यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज़ भी जो है वो इस तरह की होंगी। तो रेडियो वेव्स नज़र नहीं आती, इनविजिबल है। माइक्रोवेव्स भी जो है वो इनविजिबल होती हैं। और जो लाइट वेव्स होती हैं भी काफ़ी छोटी होती हैं, मतलब हमें सिर्फ लाइट नज़र आ रही होती है, वेव या फिर ये किस तरह से मूव कर रही है वो नहीं नज़र आ रही होती। हमने क्या किया कि एग्जाम्पल ली, एक्सपेरिमेंट किया, विजिबल वेव को इस्तेमाल किया और विजिबल वेव को इस्तेमाल करते हुए जो इनविजिबल वेव को भी यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि ये जो होंगी ट्रांसवर्स वेव के अंदर आएंगी।
इसके अलावा जो हमारे पास दूसरी टाइप है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव या फिर इसको कंप्रेशन वेव्स भी बोलते हैं। तो शुरू में जो हमने इसके साथ लफ्ज़ लगाया था कंप्रेशन वेव का, वो भी समझ में आ गया होगा कि क्यों लगाया था, क्योंकि जो दो हमारे पास एग्जांपल्स थी थर्ड और फोर्थ, उसके अंदर कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बन रहे थे। तो इसलिए कंप्रेशन वेव्स या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी बोलते हैं। ये क्या है कि ये वो टाइप ऑफ वेव है जिसके अंदर पार्टिकल्स परफॉर्म करें मीडियम के सिंपल हार्मोनिक मोशन, बैक एंड फोर्थ, इस तरह से टू एंड फ्रो, और जो पार्टिकल्स हैं वो ट्रैवल करें इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव। वेव जो है वो इस डायरेक्शन में जाए और जो पार्टिकल्स हैं वो भी इस डायरेक्शन के अंदर जाएं। यानी कि कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, यहाँ कंप्रेशन आई वो इधर शिफ्ट हो गई और यहाँ जो है वो रेयर फ्रैक्शन आ गई, फिर कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। तो इस तरह की जो हमारे पास टाइप होती है वेव की, जिसके अंदर दोनों चीज़ें पैरेलल हो, यानी कि वेव भी और पार्टिकल्स की जो मोशन है, दोनों की जो मोशन है वो हमारे पास पैरेलल हो आपस में, थीटा 0 डिग्री का हो, और किस तरह से वो मूव कर रही हो इस तरह से, यानी कि इसके अंदर क्या हो, प्रोपगेशन इस तरह से हो, और दे कंसिस्ट ऑफ रेयर फ्रैक्शन एंड कंप्रेशन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, फिर हमारे पास कंप्रेशन और फिर रेयर फ्रैक्शन, फिर हमारे पास जो है वो कंप्रेशन और फिर जो है वो रेयर फ्रैक्शन। तो ये वाली जो टाइप होगी कि जिसके अंदर कंप्रेशन इस तरह से और साथ ही साथ जो है वो रेयर फ्रैक्शन से मिलके बनी हुई हो वेव, तो इस वाली टाइप को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। और ये चीज़ को समझना जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास इसकी एग्जांपल में जो चीज़ आ रही है साउंड वेव, ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। यानी कि साउंड वेव जिस तरह से ट्रैवल करती है, इसकी जो मोशन होती है वो इसी तरह से होती है जिस तरह से हमने समझी है कि जो हमारे पास पार्टिकल हैं कंप्रेस होंगे और फिर चूँकि वो इलास्टिक है तो कंप्रेस होने के बाद वो दोबारा से अपने ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करेंगे, तो रेयर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन। तो साउंड वेव भी इसी तरह से ट्रैवल करती है। और चूँकि इस चैप्टर का नाम जो है वो वेव्स एंड साउंड है, तो वेव्स ख़त्म होने के बाद हम साउंड के ऊपर जाएंगे। तो साउंड को समझने के लिए उसकी टाइप और पता होना लाजमी, क्योंकि साउंड हमने बताया था कि ये वेव की ही टाइप है। और वेव की कौन सी टाइप है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। यानी कि जो हमारे पास साउंड है, अगर आपसे पूछे कि ये कौन सी टाइप है वेव की, तो आप बोलोगे कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है या फिर कंप्रेशनल वेव है। और ये किस तरह से मूव करती है ये हमने उसी एग्जांपल्स के ज़रिए से देखा। और जब इसको पढ़ेंगे कि हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड, तो उसके अंदर भी देखेंगे कि किस तरह से जो है प्रोड्यूस हो रही होती है, उसके अंदर यही वाला कॉन्सेप्ट हो रहा हो। तो ये आपने जहन में जो है वो रखना पड़ेगा, आपको जहन में रखना पड़ेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने वेव मोशन को पढ़ा, 4 एक्सपेरिमेंट देखे, और सबसे आखिर में जो है वो उन्हीं 4 एक्सपेरिमेंट को देखते हुए टाइप्स ऑफ वेव्स को डिफ़ाइन किया, जो 2 टाइप्स थी, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।